क्या टॉपिक है? इटली का एकीकरण। फ्रांस की क्रांति हुई थी क्या? कब हुई थी? 1700। क्रांति के बाद 1799 में नेपोलियन का उद्भव हुआ था क्या? नेपोलियन ने एक अभियान किया था, इटली अभियान। कौन सा अभियान है? कब किया था? 1805 में इटली अभियान किया। यहाँ पर क्या हुआ? हाँ, इटली पर दूसरा अभियान 1805 में हुआ। पहला अभियान कब हुआ था? 95 और 96। कोई बात नहीं, एक साल और आगे पीछे कर ले। मैं इतना कर रहा हूँ, आप नहीं कर सकते। इटली अभियान के बाद नेपोलियन ने यहाँ पर एक गणतंत्र की स्थापना की थी। सिस अल्पाइन गणतंत्र। क्या हुआ? आगे तो आसी भाई, इन्ने बिन्ने हो जाए। सिस अल्पाइन गणतंत्र की स्थापना की थी। इसमें इटली के कुछ राज्यों को मिला के एक संघ बना दिया। इसके अलावा इटली में सामंतवाद का पतन हो गया। नेपोलियन का जब आक्रमण हुआ तो सामंतवाद का पतन हो गया। क्या होता है सामंतवाद? जैसे भूस्वामी वर्ग फ्रांस की क्रांति में जो द्वितीय एस्टेट अपने पढ़ा था, सामंती व्यवस्था। सामंती व्यवस्था में सब कुछ सामंत के हाथ में होता था। किसी भी व्यक्ति को कोई स्वतंत्रता नहीं थी, उसे अपने जीवन यापन करने के लिए सामंतों के यहाँ काम करना पड़ता था। और इस वजह से समाज में सबसे ज़्यादा प्रभाव इस सामंती वर्ग का था। तो जब नेपोलियन ने सिस अल्पाइन गणतंत्र की स्थापना की तो एक तो सामंतवाद का पतन हुआ, दूसरा यहाँ पर गणतंत्र की स्थापना हुई। गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र जहाँ पर राज्य का प्रमुख जनता के द्वारा चुना जाता हो। यहाँ पर राजतंत्र को समाप्त कर दिया, गणतंत्र की स्थापना हुई। और सबसे महत्वपूर्ण बात, नेपोलियन ने ही इटली वासियों को उनके प्राचीन गौरव के प्रति जागृत किया था। प्राचीन गौरव कौन सा? प्राचीन गौरव कौन सा था? पुनर्जागरण कहाँ से हुआ था? सबसे पहले कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था ना। और उसमें सबसे प्रमुख कारण क्या लिखा था? पुनर्जागरण के इटली में होने का कारण यह लिखा था कि यहाँ पर प्राचीन रोम सभ्यता थी, जिसके खंडहर आज भी मौजूद थे। इस खंडहरों को देख के प्राचीन रोमन सभ्यता के प्रति लोगों के मन में जागृति आई। तो जब प्राचीन सभ्यता थी, प्राचीन गौरव था, पूरे यूरोप का प्राचीन गौरव रोम था, और रोम की सभ्यता इटली में थी। नेपोलियन ने जब आक्रमण किया तो इस प्राचीन रोम सभ्यता के प्रति लोगों के मन में ये दिखा दिया कि आपके प्राचीन सभ्यता में ये था, वो था। तो एक तरह से लोगों के मन में एक स्वतंत्रता का भाव उत्पन्न हो गया। अब नेपोलियन के बारे में कहा जाता है कि
इटली की स्वतंत्रता का जनक नेपोलियन ही है। क्यों है? क्योंकि जब नेपोलियन ने इटली पर अधिकार कर लिया तो यहाँ पर एक समान नियम व्यवस्था लागू की गई। इससे पहले जब इटली का एकीकरण नहीं हुआ था तो इटली का विभाजन अनेक क्षेत्रों में होता था, न तो इनमें आपसी कोई संबंध थे, न इनमें कोई व्यापार होता था, यानी एक प्रकार से एकता का अभाव था। और जहाँ एकता का अभाव होगा उसे कोई भी देश अपने अधीन कर सकता है। नेपोलियन ने सिस अल्पाइन गणतंत्र की स्थापना कर दी। यहाँ पर एक समान नियम कानून बनाए गए, लोगों को कुछ स्वतंत्रताएं दी गई। इस वजह से इटली के लोगों को ये लगा कि नेपोलियन हमारे लिए मुक्तिदाता है। लेकिन नेपोलियन की वास्तविक मंशा कुछ और थी। ये सब कुछ होने के बाद नेपोलियन ने इटली के लिए उपनिवेशों का व्यवहार करना शुरू कर दिया। उपनिवेश क्या होता है? उपनिवेश क्या होता है? भारत उपनिवेश था इंग्लैंड का, यानी भारत पर शासन किसका था? इंग्लैंड का शासन था। नेपोलियन ने भी इटली पर सब कुछ करके आक्रमण किया, वहाँ की व्यवस्थाएं बदली। तब तक लोगों को अच्छा लगता था, लेकिन जैसे ही नेपोलियन ने कुछ प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए, वहाँ पर उपनिवेशों जैसा बर्ताव करना शुरू कर दिया, तो वहाँ पर जो लोगों की भावनाएं थी वो भड़क उठी और लोग एक होने लग गए विदेशी ताकतों को इटली से बाहर निकालने के लिए। इसी प्रकार उपनिवेशों जैसा व्यवहार करने के बाद इटली में राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। राष्ट्रवाद क्या होता है? राष्ट्रवाद क्या होता है? राष्ट्रवाद मतलब अपने देश से प्रेम होना, अपने देश के लिए सब कुछ करना, ये सब राष्ट्रवाद है। अब इसके बाद अगर अपने इटली की बात करें तो 19वीं शताब्दी तक इटली कोई भी देश नहीं था। क्यों नहीं था? एक ऑस्ट्रिया का पीएम था, आपने कल भी बात की थी। कौन था? मेटरनिख। इस मेटरनिख ने इटली को मात्र भौगोलिक अभिव्यक्ति कहा है। क्या कहा है? इसके अनुसार इटली कोई एक राष्ट्र नहीं है, ये मात्र एक भूगोल के ऊपर अभिव्यक्ति है। मित्र राष्ट्रों ने कब अधिकार किया था? 1815 के बाद फ्रांस में क्या करना है, कौन सी व्यवस्था लागू करनी है, राजतंत्र लागू करना है या गणतंत्र की स्थापना करनी है, इस सभी कार्यों पर एक वियना में सम्मेलन बुलाया गया। कहाँ पर? वियना सम्मेलन हुआ। वियना कहाँ की राजधानी थी? कहाँ की? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। इस वियना सम्मेलन में इटली के प्रतिनिधि भी मौजूद थे और उन्हें उम्मीद थी कि हमारे इटली के लिए भी इसमें कुछ सोचा जाएगा, लेकिन इसका उल्टा हुआ। इस वियना सम्मेलन में भी इटली के कुछ एक भाग बांट दिए, इटली के कुछ अधिकार किसी को दे दिए, कोई भाग किसी को दे दिया। इसके बाद आपको एक पेज दिया है, पेज उठा लो। सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है? इटली का एकीकरण। उसके बाद ये जो पूरा नक्शा बनाया हुआ है, एक्स्ट्रा पेन है क्या? ढक्कन ढक्कन दे दो, एक तुम दे दे। कसर पेन का तो सदा ही मांगा है, आज ढक्कन मांगे। पेन मिलना सरल है, ढक्कन मिलना मुश्किल है ना? पेन नया ले सकते हो लेकिन ढक्कन नया नहीं ले सकते। ये लो जी, ये है पूरा इटली। इस तरह से ये घूम के ये था इटली, देख लिया सभी ने। इसके बाद यहाँ पर देखें तो ये है ऊपर फ्रांस, है ना? पेन से अंडरलाइन करते जाना। अगर इटली का एकीकरण आज समझ में आ गया तो आ गया, नहीं तो आगे कितने दिन माथा मारते जाना, समझ में नहीं आएगा। और आपके एग्जाम में पर्सन निश्चित है यहाँ से। सारा पेन वगैरह सब कुछ तिजोरी में रखे हो गया। हाँ पेन से ले लो,
लिखवाऊंगा नहीं, आप चिंता ही मत करो। अरे लिया भाई नितिन है, और वो ओके है तो रोशन है, सारा ने निकाल लिया पहले। अब ध्यान दे लो, ये है यहाँ पर फ्रांस। अब ये जो ऊपर वाली दिशा है ना, ये दिशा है उत्तर दिशा, ये उत्तरी भाग, ये पूर्वी, ये दक्षिणी और ये पश्चिमी। थोड़ा सा ये इटली है, ये टेढ़ा है। अब यहाँ पर एक नीचे लिखा हुआ है आल्प्स पर्वत, है ना, इसका मतलब ये हुआ कि इटली की जो उत्तरी दिशा है उस ओर आल्प्स पर्वतमाला है, ठीक है। अब इसके इस पूर्वी भाग में आओ, ये इतना यहाँ पर लिखा हुआ है टेढ़ा सा एड्रियाटिक सागर। एड्रियाटिक मतलब इसके पूर्व में एड्रियाटिक सागर है, दिख गया। इसके बाद इस नीचे वाले भाग में आ जाओ, ये इसका दक्षिणी हिस्सा है, यहाँ पर लिखा है ट्यूरेंटा की खाड़ी, लिखा हुआ है ना। अब इसके इस पश्चिमी साइड में आ जाओ, यहाँ लिखा है टिटेरियन सागर, टेढ़ा सा। अब इसका मतलब समझो कि इटली है वो तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, एक तो एड्रियाटिक सागर, एक ट्यूरेंटा की खाड़ी और एक टिटेरियन सागर। केवल एक उत्तर दिशा की ओर है आल्प्स पर्वतमाला, यानी यूरोप से जो जुड़ाव है वो केवल उत्तर दिशा से है। अब दूसरी बात, यहाँ पर ऊपर वाली साइड फ्रांस है, इधर वाली साइड है ऑस्ट्रिया, दोनों दिख गए। अब इस इटली में दो विदेशी ताकतों का प्रभाव सबसे ज्यादा था। यहाँ पर सेवाई और नीस लिखा हुआ है, फ्रांस का प्रभाव लिखा हुआ है। इन दोनों राज्यों पर ये इटली के सारे सेवाई, नीस, पिंडवाट, लोम्बार्डी, वेनेशिया, परमा, मेडोना, टस्कनी, कोर्सिका द्वीप, सार्डिनिया, सिसिली और नेपल्स और एक ये पोप का राज्य, ये इतने भागों में इटली बंटा हुआ था, ठीक है। इटली के ये सारे राज्य है ये इटली के, ठीक है। अब सेवाई और नीस पर तो है फ्रांस का प्रभाव। इसके इधर देखें तो वेनेशिया पर प्रभाव है ऑस्ट्रिया का, और ये सबसे बड़े बाधा थे इटली के एकीकरण में। क्यों थे? क्योंकि इन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में प्रभाव जमा रखा था। इसके बाद अपनी बात की थी नेपोलियन का जन्म कोर्सिका द्वीप में हुआ। ये है वो कोर्सिका द्वीप जो पहले इटली के प्रभाव में था लेकिन बाद में फ्रांस को बेच दिया, ठीक है। कोर्सिका द्वीप ये टिटेरियन सागर से घिरा हुआ था। इसके बाद पीडमांट और लोम्बार्डी दोनों छोड़ दो ऊपर वाले। इसके नीचे है परमा, मेडोना और टस्कनी। यहाँ पर परमा जो है वो रानी लुइसा लिखा हुआ है। रानी लुइसा कौन थी? नेपोलियन की पत्नी। जब नेपोलियन का पतन हो गया उसे हेलेना द्वीप पर भेज दिया। उसके बाद इसकी जो पत्नी थी वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, उसके जीवन यापन के लिए उसे ये परमा वाला सारा का सारा क्षेत्र दे दिया। यानी परमा की रानी कौन है? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी। इसलिए परमा, मेडोना और टस्कनी पर भी ऑस्ट्रिया का प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद मेडोना की बात करें, यहाँ का शासक फ्रांसिस फोर्थ था, ठीक है। इसके बाद सार्डिनिया और पीडमांट, इन दोनों पर सेवाई वंश का शासक था, ठीक है। इसके बाद टस्कनी और मेडोना के सामने लिखा हुआ है पोप का राज्य। और अपनी बात की थी इटली के बाध्यक तत्वों में पोप भी शामिल था, क्योंकि इटली को उत्तरी और दक्षिणी, उत्तरी भाग हो गया ये, दक्षिणी भाग हो गया ये, दोनों भागों को अलग अलग करने का काम कर रहा था पोप। पोप नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण हो। इसके बाद नेपल्स और सिसिली, यहाँ पर बुर्बो वंश का शासक था, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इटली के एकीकरण में ये सारे के सारे बाधा बने हुए थे। इतने भागों में इटली बंटा हुआ था, इस पर भी अन्य लोगों का अधिकार था। जैसे सेवाई वंश का पीडमांट और सार्डिनिया पर अधिकार था, तो अब सेवाई वाले तो और राज्यों के साथ मिलेंगे नहीं, इसलिए एकीकरण नहीं होगा। इधर सिसिली और नेपल्स में बुर्बो वंश का शासन था। बुर्बो वंश जो लुई वगैरह थे, ये सारे बुर्बो वंश के शासक थे, तो उनके राजकुमार यहाँ पर शासक थे। पोप का राज्य मध्य में था। ये इटली, उत्तरी इटली और दक्षिणी इटली को आपस में नहीं मिलाना चाहता था। ये है सारी की सारी इटली की भौगोलिक व्यवस्था। जब इटली का एकीकरण हुआ उससे पहले ये व्यवस्था बनी हुई थी। अब इसमें नीचे लिखा हुआ है वियना सम्मेलन 1815। वियना सम्मेलन में इटली के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था, लेकिन वियना सम्मेलन के द्वारा इटली के और भी भाग कर दिए। कैसे कर दिए? जो लोम्बार्डी और वेनेशिया है ये दोनों दे दिए ऑस्ट्रिया को। वियना सम्मेलन में इटली के जो लोम्बार्डी और वेनेशिया है ये ऑस्ट्रिया को दे दिए। इसके बाद परमा, मेडोना और टस्कनी, यहाँ पर हेब्सबर्ग वंश का शासन था, ये भी इटली में बाधा बने हुए थे। इसके बाद पोप है वो मध्य इटली में था, इसका अपना खुद का राज्य था, रोम पर इसका अधिकार था, तो ये नहीं चाहते थे भी इटली का एकीकरण हो। इसके बाद जेनेवा और सार्डिनिया, देखो ये पीडमांट है ना, इसके थोड़ा नीचे आप एक बिंदु बना लो और इस पे लिख लो जेनेवा। पीडमांट के नीचे जेनेवा लिख रहे हैं, जेनेवा पीडमांट में ही है जी, हाँ यहाँ पे जेनेवा और सार्डिनिया ये दोनों पीडमांट को दे दिए। और नेपल्स और सिसिली है, यहाँ पर बुर्बो वंश का शासन था। यहाँ तक कोई समस्या? इसको एक बार और देख लेना जब भी टाइम मिले। ये एकीकरण से पहले इटली का प्रारूप है, सारा ऐसा था इटली। इसके बाद नीचे लिखा हुआ है ऑस्ट्रिया के पीएम मेटरनिक ने इटली को एक भौगोलिक अभिव्यक्ति कहा है। क्या कहा है? भौगोलिक अभिव्यक्ति। ये है भी आपका इटली एकीकरण से पहले। अब इसके बाद अगर अपने आगे चले तो अगला अपना बिंदु होता है इटली के एकीकरण में बाध्यक तत्व। ठीक है, एक बार और सुन लो ध्यान से। फ्रांस की क्रांति हुई। इस क्रांति के बाद फ्रांस का जो प्रशासन था वो नेपोलियन ने ले लेगा। नेपोलियन ने फ्रांस पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इसी नेपोलियन ने एक अभियान किया था, इटली अभियान। और इस इटली अभियान में इटली के कुछ राज्यों को मिलाकर एक संघ बना दिया जिसे कहा गया सिस अल्पाइन गणतंत्र। ये पहला प्रयास था इटली के एकीकरण का।
अगर कभी प्रश्न में आ जाए कि इटली के एकीकरण में सबसे पहला प्रयास किसने किया था, तो नेपोलियन ने किया था सिस अल्पाइन गणतंत्र, जिसमें इटली के कुछ राज्यों को मिलाकर एक गणतंत्र की स्थापना की। अब गणतंत्र की स्थापना हुई तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर राज व्यवस्था हट जाएगी, राज व्यवस्था हटेगी तो सामंतवाद का पतन निश्चित होगा। दूसरी बात, गणतंत्र की स्थापना हुई यहाँ पर, और नेपोलियन ने ही इटली के प्राचीन गौरव के प्रति लोगों को याद दिलाया कि आपका प्राचीन गौरव ये था। इससे लोगों में एक जागृति की भावना उत्पन्न हुई। इसके बाद आपने पढ़ा था 19वीं शताब्दी में इटली कोई भी राज्य नहीं था, कोई देश नहीं था, इटली किसी का नाम नहीं था, बल्कि इटली वर्तमान में इटली है वो अनेक भागों में बंटा हुआ था। और भाग अपने सारे देख लिए, मुख्य मुख्य सारे भाग देख लिए, लोम्बार्डी, वेनेशिया, सार्डिनिया, पिएडमॉन्ट, जेनेवा, टस्कनी, और ये सारे के सारे अपने देख चुके हैं। इसके बाद नेपोलियन ने जहाँ पर यहाँ इटली में जब उपनिवेशों जैसा बर्ताव शुरू किया तो यहाँ के लोगों ने नेपोलियन का भी विरोध करना शुरू कर दिया। और जब विरोध करेंगे तो उनमें एक स्वतंत्रता का भाव आएगा, एक मतलब आपसी एकता का प्रभाव होगा, सारे एक होंगे, और जब एक होंगे तो इटली के एकीकरण का मार्ग अपने आप बन जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है? ओके, ये पेज घर पे जाके फेंकना नहीं है, पढ़ना है, ठीक है? इसके ऊपर लिख लेना चाहिए इटली एकीकरण से पहले, और एकीकरण के बाद वाला पेज और तैयार हो रहा है, वो भी याद मिल जाएगा आपको, लेकिन वो टेलीग्राम पे मिलेगा, क्योंकि यहाँ कॉलेज से प्रिंट आउट नहीं निकालने देते, वो इनकी समस्या है। इसके बाद है इटली के एकीकरण में बाधक तत्व।